अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और आज हम इसका आखिरी आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। और उन एप्लीकेशंस में से भी लास्ट एप्लीकेशन जो है ब्लड फ़्लो, जिसमें हम लोग देखेंगे सीखेंगे कि ब्लड हमारी बॉडी में किस तरह से फ़्लो करता है और हम किस तरह से ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और सीखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं और हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को देख चुके हैं और उन्हीं में से एक और एप्लीकेशन है जिसको अब हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है ब्लड फ़्लो। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड फ़्लो करता है तो उसके फ़्लो को हम लोग स्टडी कर सकते हैं यूजिंग बर्नौलीज़ इक्वेशन, और इसके इफ़ेक्ट्स को देखते हुए हम इस ब्लड के प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखना ज़रूरी है वो है कि ब्लड की नेचर का पता होना चाहिए। जब हम ब्लड को अच्छे से जानते होंगे फिर हम इसके फ़्लो के बिहेवियर को और इसके पैटर्न को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ और ब्लड की कुछ स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे जानते हैं। ब्लड क्या है? हमें पता है कि ब्लड एक फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो हमारा जो ब्लड है वो एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल, हमें पता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड उसे कहते हैं जिस फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही होती, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो हमारा ब्लड एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अगर हम इसके कंपैरिजन करें इसकी डेंसिटी का, तो इसकी डेंसिटी तकरीबन उतनी ही होती है जितनी हमारी वाटर की डेंसिटी होती है। तो हम अगर इसकी डेंसिटी का कंपैरिजन करें, डेंसिटी ऑफ ब्लड is approximately equal to the density of water। दोनों लिक्विड्स की डेंसिटीज तो आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है हमारे ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो हमारी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड is 3 to 5 times greater than water। ये पानी से ज़्यादा होती है 3 से 5 गुना। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इसकी विस्कोसिटी को वाटर की विस्कोसिटी से ज़्यादा कर देते हैं, अगरचे के दोनों की डेंसिटी आपस में इक्वल होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चूँकि हम ब्लड के फ़्लो पैटर्न को स्टडी करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो किसके अंदर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती हैं वो बेसिकली रबर की ट्यूब्स की तरह होती हैं। जैसे अगर आपके पास एक रबर की ट्यूब हो तो वो रिजिड नहीं होगी, वो फ्लेक्सिबल होगी। रिजिड वो होती है जिस पे फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज ना हो, ये रिजिड नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। और फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि जब ये प्रेशर के अंडर आएंगी, फोर्स के अंदर अंडर आएंगी, तो इनकी शेप चेंज हो सकती है, इनकी जो डायमेंशंस हैं वो बदल सकती हैं। तो हमारी एक वेसल के अंदर जब ब्लड फ्लो करते हुए आगे की तरफ जाता है तो उस फ्लो के की वजह से हमारी आर्टरी अपनी शेप को चेंज करती रहती है। अगर हमारे आर्टरी में फ्लो करने वाला जो ब्लड है, हमारी वेसल के अंदर फ्लो करने वाला जो ब्लड है, अगर वो कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो तो हमारी वेसल कंप्रेस हो जाएगी, और अगर वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो तो हमारी वेसल जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी, बिल्कुल एक
इन्फ्लेटेबल बैलून की तरह से कि जिसको हम हवा के साथ प्रेशर एक्सर्ट करके उसे फुला सकते हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये वेसल्स होती हैं कि जिनके अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो उस ब्लड के फ्लो की वजह से इनकी डायमेंशंस चेंज होती रहती हैं। तो हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है तो हमें पता है कि हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा होता, बल्कि वो पल्सेस की फॉर्म में ब्लड सप्लाई करता है। कभी जो ब्लड भेजा जा रहा है वो ज़्यादा हो जाता है, फिर वो कम हो जाता है। तो जब ब्लड कम और ज़्यादा फॉर्म में जाएगा तो जो प्रेशर इन आर्टरीज़ के ऊपर, इन वेसल्स के ऊपर वो एक्सर्ट कर रहा होगा, वो प्रेशर भी चेंज होता जा रहा होगा। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर्स की फॉर्म में अपनी बॉडी में ब्लड के प्रेशर को मेजर करते होते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। ये ग्राफ हमारी बुक के अंदर भी मौजूद है। हम उस ग्राफ को जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये इसके एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमने टाइम प्लेस किया हुआ है और इसके वाई एक्सिस पे हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है और ये जो प्रेशर है ये टॉर्स के अंदर लिखा जाता है। ये प्रेशर का एक यूनिट है जिसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा प्रेशर ब्लड का 80 टॉर्च से स्टार्ट होता है और फिर बढ़ते 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 180 टॉर्च तक जाता है और फिर कम होते 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 80 तक दोबारा वापस आता है और फिर ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता जाता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो ब्लड का प्रेशर है वो वेरी कर रहा होता है 80 से 120 के दरमियान, 80 से 120 टॉर्च के दरमियान। तो ये जो 80 और 120 टॉर्च के दो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल्स ऑफ ब्लड प्रेशर है, हमने इनको नाम भी दिया हुआ है। जो हमारे पास 120 टॉर्च यानी मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, हम इसे सिस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। और जो हमारा मिनिमम यानी 80 के करीब ब्लड प्रेशर होता है, हम उसे डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। जो मिनिमम वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, हम यहाँ पे मौजूद प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देंगे। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा प्रेशर सिस्टोलिक वाले लेवल पे चला जाता है और फिर जब हमारा हार्ट रेस्ट की स्टेट में आ रहा होता है तो उस वक़्त हमारी वेसल्स में से फ्लो करने वाले ब्लड का प्रेशर नीचे वाले लेवल पे आ जाता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी चाहिए कि सिस्टोलिक प्रेशर की क्या वैल्यूज़ हैं और डायस्टोलिक प्रेशर की क्या वैल्यूज़ हैं और ये किस तरह से फ़्लो कर रहा होता है। अब ब्लड जब फ़्लो करेगा तो इस ग्राफ से हमें एक और रिज़ल्ट भी नज़र आता है कि कोई भी लम्हा, कोई भी वक़्त ऐसा नहीं आएगा कि हमारी ब्लड वेसल कंप्लीटली एम्प्टी हो। हर वक़्त कुछ ना कुछ ब्लड हमारी वेसल के अंदर फ़्लो करता ही रहेगा और उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर भी हर वक़्त डेवलप ही रहेगा। और अगर वो प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम उसे सिस्टोलिक कहेंगे, कम हो जाएगा डायस्टोलिक करेंगे और डायस्टोलिक से नीचे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर नहीं जा रहा होता। ये मिनिमम लेवल होता है हमारे बॉडी में मौजूद ब्लड के प्रेशर का। अब जब ये आर्टरीज़ में से फ्लो करता है, चूँकि ये फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये आर्टरीज़ भी अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये एक्सपैंड कर जाएँगी और जब प्रेशर कम होगा तो ये वापस अपनी पहले वाली हालत में चली जाएँगी। तो हम लोग इसको देखते हैं और देखते हैं कि आर्टरीज़ और जो वेसल्स हैं और जो वेन्स हैं उसके अंदर किस तरह से हमारा ब्लड फ्लो करता है। उससे पहले हम लोग अपने टॉर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि जो हमारा टॉर है ये प्रेशर का एक यूनिट है। तो टॉर का जो बेसिक यूनिट हम लोग पहले से जानते हैं, हमें पता है कि प्रेशर को नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ पास्कल हम लोग मेजर करते हैं। तो 1 टॉर 133.3 पास्कल के इक्वल होता है। आपको ये रिलेशन याद रखना चाहिए। एमसीक्यूज़ के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और 133 पास्कल, और हमें पता है कि पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा 1 टॉर जो प्रेशर है वो 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके भी इक्वल होता है। तो ये रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए ब्लड फ्लो के हवाले से। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इसके बिहेवियर को देखते हैं कि हम किस तरह से हमारा जो ब्लड है जब वो हमारी बॉडी में फ्लो करता है तो उसके प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में फ्लो करने वाले ब्लड के लेवल को, ब्लड के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये एक डिवाइस है जिस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी बॉडी में फ्लो करते हुए ब्लड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। किस तरह से मेजर करते हैं, मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले स्फिग्मोमैनोमीटर के अंदर एक इन्फ्लेटेबल बैग होता है। वो एक बैग लेते हैं और उसको जिस भी पर्सन का हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहते हैं उसके एक आर्म के ऊपर उसको रोल कर देते हैं, लपेट देते हैं। और ये एक इन्फ्लेटेबल बैग है, मतलब इसके अंदर हम हवा भर के इसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग उस पर्सन को जिसका ब्लड प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं उसको इस तरह से बिठाते हैं कि उसका जो आर्म है उसका लेवल उसके हार्ट के लेवल के तकरीबन बराबर हो, और फिर उसकी एल्बो से थोड़ा सा ऊपर करके हम इस बैग को रोल कर देते हैं उसके आर्म के अगेंस्ट, और फिर हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और उस वक्त तक इसका प्रेशर बढ़ाते रहते हैं। इस बैग के अंदर एयर का एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ कर करके जब तक हमारी इन वेसल्स पे एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि इन वेसल्स में से ब्लड का फ्लो रुक जाए। जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि ये जो वेसल्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। आप कंसीडर करें कि ये एक आपकी ब्लड की वेसल थी। अब चूँकि ये वेसल फ्लेक्सिबल वेसल है और इसके बाहर से अगर इस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा तो उस प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर हमने जैसे ये बैग आर्म के गिर्द रोल किया हुआ है और उसकी वजह से हम इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जब बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा तो उस प्रेशर के इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी जो ये वेसल है इसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से करके ब्लड के पास करने के लिए जगह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और अल्टीमेटली अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वेसल कोलैप्स कर जाएगी और हमारा ब्लड अब इसमें से फ्लो नहीं कर पाएगा। इस वक्त आप अगर स्टेथोस्कोप लें और उसको प्लेस करने के बाद अपने कान में ब्लड के फ्लो करने की आवाज़ को या हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करें तो आप बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आर्म में से ब्लड फ्लो नहीं कर रहा। और फिर हम अगला काम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ग्रेजुअली प्रेशर को डिक्रीज़ करना शुरू करते हैं। जो हमने हवा के भरने से आपके आर्म के अराउंड प्रेशर को इंक्रीज़ किया हुआ था जिससे ये वेसल कोलैप्स कर चुकी थी और इसमें से ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस प्रेशर को डिक्रीज़ करना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे वो प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है उसके साथ साथ हम इसको सुनने की भी कोशिश करते हैं कि क्या हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। अब जैसे जैसे ये एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास एक रूम बनता जाएगा, एक स्पेस बनती जाएगी जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो करके आगे जा सकता है। और एक तो प्रेशर है अब हमारे पास एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई किया हुआ, और एक इंटरनल प्रेशर है जो ब्लड इस वेसल की वॉल्स के ऊपर पुट कर रहा है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे हम प्रेशर कम करते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ब्लड का इंटरनल प्रेशर हमारे
बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। जब वो प्रेशर्स आपस में इक्वल होंगे तो ये जो क्लोज हो चुकी थी वेसल, जो कोलैप्स कर चुकी थी, इसमें से एक सर्ज ऑफ ब्लड बहुत तेज़ी से पास करते हुए आगे की तरफ जाएगी। और हमें पता है कि जब ये बहुत तेज़ी से पास करते हुए आगे की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगा, ये एक टर्बुलेंट फ्लो की शक्ल में आगे की तरफ ब्लड हमारा मूव करेगा। और फिर जब हम स्टेथोस्कोप से इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे तो हमें गरगल की आवाज़ सुनाई देगी। वो गरगल की आवाज़ इंडिकेट कर रही होती है पहली सर्ज ऑफ ब्लड को, कि इसमें से ब्लड फ्लो करना शुरू किया। उस वक़्त हमारा जो प्रेशर गेज रीडिंग दे रहा होता है वो हमारे मैक्सिमम प्रेशर की रीडिंग होती है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग होती है, जो उस वक़्त हम लोगों को मिल रही होती है। और फिर हम कंटिन्यूअसली उस प्रेशर को फर्दर डिक्रीज़ करते जाते हैं, और जब डिक्रीज़ करते जाएंगे अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब वो गरगल की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। तो जिस वक्त वो गरगल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसका मतलब होगा कि अब हमारा जो टर्बुलेंट फ्लो था वो ख़त्म हो गया और हमारा जो ब्लड है वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो की शक्ल में आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। तो इस वक्त जो हम प्रेशर मेजर करेंगे अपने प्रेशर गेज के साथ, वो प्रेशर हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होगा, और हम अपने अपर और लोअर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स को इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी एक और एप्लीकेशन भी है, हम इसको एक और जगह पे भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक सफ़र करते हैं हार्ट अटैक से। कि आपने अक्सर सुना होगा कि हार्ट अटैक हो जाता है जिसमें आपकी वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं और उनकी ब्लॉकेज की वजह से आपके हार्ट पे इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है कि उसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो किस तरह से होता है, इसको हम समझते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन को ही सामने रखते हुए। कंसीडर करें कि ये हमारे पास यहाँ पे एक वेसल मौजूद है और किसी वजह से इस वेसल में एक क्लॉट जनरेट हो जाता है। यहाँ पे एक रास्ता हमारी वेसल का किसी वजह से ब्लॉक हो गया। अब हमें पता है कि हमारा फ्लूइड यानी जो ब्लड है उसने इसके अंदर से फ्लो करते हुए आगे की तरफ जाना है। लेट अस कंसीडर कि ये हमारे ब्लड है जो यहाँ से फ्लो करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास ब्लड की स्ट्रीम लाइंस हैं जो यहाँ पे फ्लो कर रही हैं। अगर आप इनका कंपैरिजन करें और अपनी उस प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करें जो हम एप्लीकेशंस के अंदर बार बार देखते आए, तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है हमें नज़र आ रहा है जहाँ पे कोई क्लॉट नहीं है, कोई चीज़ जमी हुई नहीं है, जिसने रास्ता ब्लॉक नहीं किया हुआ। अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रीम लाइंस नज़र आ रही हैं, जो स्ट्रीम लाइंस नज़र आ रही हैं हमारे पास फ्लूइड की, इनके दरमियान फासला ज़्यादा है। तो स्ट्रीम लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड कम होगी। यहाँ पे जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी रिलेटिवली स्पीड कम हो जाती है, और इस जगह पे चूँकि एरिया कम हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारी स्पीड ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो इस जगह पे हमारे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अब फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने ये भी बर्नौलीज़ की एप्लीकेशन में देखा कि जहाँ पे हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे हमारा प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमने सीखा है कि जहाँ पे हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे हमारा प्रेशर कम हो जाता है। हमारी स्पीड और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। अब प्रेशर कम होने का क्या मतलब है? हमारा ब्लड का जो इंटरनल प्रेशर था वो यहाँ पे कम हो गया। जब इंटरनल प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर जो यहाँ पे मौजूद है वो हमारी इस आर्टरी को मज़ीद कंप्रेस कर देगा, और ये जो हमारे ब्लड के फ़्लो करने का रीजन हमें नज़र आ रहा है, ये रीजन मज़ीद कम हो जाएगा और हमारी ये जो वेसल है ये मज़ीद सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। और मज़ीद सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि हमारी यहाँ पे एरिया मज़ीद कम हो जाएगा, और अगर एरिया मज़ीद कम हो जाता है तो उसका मतलब है कि स्पीड और ज़्यादा हो गई और प्रेशर और कम हो गया, और जितना प्रेशर यहाँ पे कम होता जाएगा उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर का इफ़ेक्ट इस तरफ ज़्यादा होता जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी जो वेसल है ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए, और अगर ये पूरी
कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है तो फिर हमारे हार्ट को यहाँ से ब्लड को पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मेहनत की वजह से हमारा हार्ट कोलैप्स भी कर सकता है, जिसे हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल, ब्लड फ्लो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में फ़्लो करता है और किस तरह से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं यूजिंग बर्नौलिस इफ़ेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।